अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किए थे? हमने स्टार्ट किए थे ग़िज़ाई पैदावार में इजाफे की अलग अलग स्ट्रैटेजीज की हम बात कर रहे थे। तो हमारा मेन रीडिंग क्या था? एनिमल हस्बेंड्री, कि जानदारों की तादाद में आप कैसे इजाफा करेंगे या जानदारों की अफजाइश कैसा करेंगे, कैसा उनकी नस्ल में बढ़ाएंगे और उनसे फिर आप यूजफुल प्रोडक्ट हासिल करेंगे। तो उसमें एक जो चल रहा था वो फार्म्स और फार्म के मैनेजमेंट की बात चल रही थी। तो फार्म मैनेजमेंट में हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात किए थे कि दूध की पैदावार को अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपने एक डेयरी फार्म डाला है तो डेयरी फार्म को आप मैनेज कैसा करेंगे। तो डेयरी फार्म को मैनेज करने में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक बहुत अच्छी जगह चाहिए, वहां पर आप जो दूध देने वाले जानवर है तो ऐसे जानवर आप लेंगे जिनके अंदर दूध की पैदावार ज्यादा है, फिर साथ ही साथ उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत भी ज्यादा है। फिर आप उनका प्रॉपर साइंटिफिक वे में खाना देंगे, पानी देंगे, उनके दवाएं वगैरह का इंतजाम करेंगे, वहां पर एक डॉक्टर रहेगा जो उनका इलाज करता रहेगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, जानवरों को अगर आप अफजाइश करते हैं, उनको पालते हैं पोसते हैं, तो उनसे दूध की जो मिकदार रहेगी वो भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेंगे। आप ज्यादा दूध मार्केट में देंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप ज्यादा अमीर बनेंगे। ठीक है ना? अब इसी तरह से दूसरा जो है वो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है। तो जो हमारे पालतू मुर्ग होते हैं, जो पालतू परिंदे होते हैं, उसकी एक जमात है जिसे हम खाने में और उनके अंडों के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास मुर्गे वगैरह हम इसीलिए पालते हैं ताकि या तो उनसे गोश्त हासिल करें या उनसे अंडे हासिल करें। तमसीली तौर पर, मिसाल के तौर पर, इसमें मुर्गियां, बदखे और कभी कभार फील मुर्ग या हंस भी शामिल होते हैं। ये जो फील मुर्ग है ये एक तरह का, या आप बोलेंगे तुर्की जो होता है, तुर्की जो बर्ड्स होते हैं उनकी यहाँ बात हो रही है। फिर ये जो लफ्ज पोल्ट्री है, इनमें ही परिंदों के गोश्त भी मुस्तामिल है, लेकिन ज्यादा आम मायने में दूसरे परिंदों के गोश्त के लिए भी ये क्या कहते हैं? इस्तेमाल किया जाता है। तो पोल्ट्री जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे पोल्ट्री का मतलब सिर्फ हम जिसको हम बोले ना पोल्ट्री फार्म, जैसी पोल्ट्री फार्म बोले तो हमारे दिमाग में सिर्फ मुर्गियां घूमती है। मुर्गियां नहीं, बल्कि आप अगर कबूतर को भी पाल रहे हैं या और दूसरे जो परिंदे हैं सबको अगर आप करें तो उन सबके लिए क्या बोला जाता है? पोल्ट्री। आप उनको वहां अफजाइश करेंगे, उनका नमू कराएंगे, उनके बच्चे, और उनसे क्या मिलेगा? अंडा। उस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो डेयरी फार्म में मैनेजमेंट ही की तरह पर बीमारी से पाक और मुनासिब नस्लों को क्या करना पड़ेगा? इंतखाब। जैसा हमने डेयरी फार्म के लिए कहा था कि आपको ऐसी गाय, ऐसी भैंस जो दूध ज्यादा देती है बट वो बीमारी से भी बचती है, उसको आप क्या करेंगे? इंतखाब करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर ठीक और महफूज फॉर्म की हालत, यानी वो जो एरिया रहेगा जहां आप उसको रखेंगे वो बहुत अच्छा रहे और महफूज रहे। इसी तरह से उनको क्या देंगे? आप सही तरीके से खुराक देंगे, यानी साइंटिफिक बेसिस पर। आपको मालूम है कि मुर्गी का बच्चा 21 दिन में बड़ा होता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या खिलाने पे बड़ा होता है ना? हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे को बॉर्नवीटा पिलाए तो बड़ा होता, हॉर्लिक्स पिलाए तो बड़ा होता है ना? तो वैसे ही मुर्गी के बच्चे का भी, उनका भी क्या करना पड़ता? ख्याल रखना पड़ता। फिर इसी तरह से पानी है, उसकी साफ सुथराई और सेहत की देख रेख है, ये सब को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इससे पहले आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसका नाम क्या था? बर्ड फ्लू वायरस। इसके बारे में हमने टीवी पे बहुत ज्यादा देखा है, अखबारात की बहुत सारी इसमें रिपोर्ट है, जिसने क्या किया? मुल्क में एक खौफ पैदा कर दिया था, जिसके नतीजे में क्या होते थे? अंडे और मुर्गी की जो खपत थी उसको बुरी तरह उसने क्या कर दिया? मुतासिर कर दिया। और आपने देखा भी होगा उस वक्त कि बड़े बड़े ट्रकों के और कंटेनर और उसके जरिए मुर्गियों को कत्ल किया गया, उनको मारा गया और उनको ले जाके क्या कर दिया? डंप कर दिए, जमीन में दफना दिए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त कौन सा वायरस चल रहा था? बर्ड फ्लू वायरस। तो इसके मामले में मजीद मालूमात हासिल कीजिए और बहस कीजिए कि वहशत आमेज रद्द अमल हक ब जानिब था। अगर वो मुर्गियां मुतादी हो तो हम फ्लू के फैलने को किस तरह रोक सकते हैं? तो सवाल ये आता है कि वो मुर्गियों को हमने जो कत्ल कर दिए वो हमारे लिए हक था क्या? कि हम उनको मारना चाहिए था क्या? अगर ठीक है मारना चाहिए था तो वो बर्ड फ्लू फैला कैसे? और अगर बर्ड फ्लू फैलता है तो उसकी रोकथाम के तरीके क्या होंगे? क्या होंगे? आप उन वो जो भी फार्म मैनेजमेंट है उसकी साफ सफाई करिए, है ना? हम देखते हैं हमारे पास खसाब क्या करते हैं? हालिया नहीं है ना?
क्या करते हैं? कत्ल करते हैं। कत्ल नहीं करते बेवकूफो, फरमान नहीं करते, क्या करते हैं? जुबा करते। जुबा करने के बाद क्या करते हैं? वो जो भी गंदगी रहती है वो गंदगी ले जाके सही जगह पे फेंकना चाहिए, तो कहीं पर भी कचरा कुंडी में किधर भी कैसा भी पड़ा हुआ है। नतीजे में क्या होता है? उसकी वजह से फिर वायरस पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जरासीम पैदा होते हैं, और फिर उसकी वजह से अलग अलग क्या होती है? बीमारियां। इसलिए अक्सर आप देखिए कि जो इस तरह के मजदूर जो होते हैं, जो ये काम वगैरह करते हैं, उनके पास अक्सर है ना, आप फंगल डिजीज या इस तरह की बीमारियां ज्यादा देखेंगे ना। उसके बाद है जानवरों की अफजाइश, कि जो भी जानवर है उन जानवरों की आप अफजाइश कैसे करेंगे? अफजाइश का मतलब क्या है? ब्रीडिंग। देखिए, अफजाइश का मतलब है पालना पोसना, ब्रीडिंग का मतलब होता है नंबर बढ़ाना, ब्रीड बढ़ाना, जनरेशन बढ़ाना, उनके बच्चे कैसा पैदा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जानवरों की जो अफजाइश है, एनिमल हस्बेंड्री का एक अहम पहलू है। जानवरों की अफजाइश, जानवरों की नंबर, उनकी तादाद में ये जो इजाफा, ये एनिमल हस्बेंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक एस्पेक्ट है। जानवरों की अफजाइश का मकसद जानवरों की पैदावार को बढ़ाना है। यानी एक गाय है, वो हर साल एक गाय देती है, यानी एक बच्चा देती है, लेकिन उससे दूध उतना मिलेगा क्या? नहीं, तो कम से कम उससे 4, 3 इस तरह से, ताकि दूध की पैदावार, गोश्त की पैदावार ज्यादा हो। इसलिए हम उसको कह रहे हैं पैदावार को बढ़ाना। बात समझ में आ रही? पैदावार को बढ़ाना, मतलूबा खुसूसियात को बेहतर बनाना। क्यों हम कह रहे हैं मतलूबा खुसूसियात को बेहतर बनाना? बात क्लिक हुई क्या? इससे पहले हमने कहीं पढ़े ही है खुसूसियात। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं जानवर, एनिमल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस में हमने पढ़ा हुआ है कि जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन क्या होती है? पास। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसके अंदर कोई बीमारी है, उस बीमारी को आप क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे ऐसे सेहतमंद जानवर के साथ उसका इंटरेक्शन करवा ले जिसके अंदर वो बीमारी, तो आने वाली 3, 4, 5 जनरेशन के अंदर डीएनए के अंदर बार बार रिकॉम्बिनेशन होगा, डीएनए एक्सचेंज होगा, और नतीजे में क्या हो सकती है? वो बीमारी उसके जिस्म से क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। इसलिए यहां पर ये दो अल्फाज है, एक जानवरों की पैदावार को बढ़ाना, दूसरा मतलूबा खुसूसियात को क्या करना है? बेहतर बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि कोई एक भैंस है, वो सिर्फ 1 लीटर दूध देती है, लेकिन उसका आपने ऐसे भैंस से इख्तिलात करवाया जिसके पास से एक कैरेक्टर उसको मिलेगा, वो क्या करेगी? अब एक की जगह 10 लीटर दूध। तो आपने क्या कर दिए? खुसूसियात को बेहतर बना दिए, समझे? तो अब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा। तो इसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री का एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों की अफजाइश। तो सिर्फ अफजाइश का मतलब पालना पोसना नहीं है, उसके नंबर बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना, और साथ ही साथ उनकी खुसूसियात को बेहतर से बेहतर। बेहतर से बेहतर का मतलब क्या है? अगर पहले वो 1 किलो गोश्त उसके जिस्म से निकालता, तो अब 2 किलो निकलना चाहिए, 10 किलो निकलना चाहिए। ठीक है ना? हम किस किस्म की खुसूसियात के लिए जानवरों की अफजाइश करते हैं? कौन सी करते हैं? अंडे हासिल करने के लिए, दूध हासिल करने के लिए, गोश्त हासिल करने के लिए, बाल हासिल करने के लिए, चमड़ा हासिल करने के लिए, पैसे हासिल करने। ठीक नो, जब एक ही नस्ल के जानवरों के दरमियान अफजाइश हो तो उसे इन ब्रीडिंग कहा जाता है। अगर एक ही नस्ल है और उनके दरमियान अगर अफजाइश हो तो उसको क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग। जबकि मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान इख्तिलात हो तो उसको क्या कहा जाता है? आउट ब्रीडिंग। तो दो अल्फाज है यहां पर, याद रखिए। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में 2 तरीके होते हैं। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर भी कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक को कहा जाता है इन ब्रीडिंग, क्या बोला जाता है? इन ब्रीडिंग। और दूसरे को क्या बोला जाता है? आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? अगर एक ही नस्ल के दरमियान ना, आमतौर पे यहां पर बोला हुआ स्पेशीज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्पेशीज। तो एक ही स्पेशीज के दरमियान अगर इख्तिलात हो तो उसको क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग। और अगर मुख्तलिफ नस्लों, या मैं यहां पर लफ्ज लिख रहा हूं इंग्लिश का, दैट इज स्पेशीज, तब उसको क्या कहा जाता है? मुख्तलिफ नस्लों यानी स्पेशीज के
दरमियान अगर हो, क्या हो, इख्तिलात हो। तब उसको क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं, अब इन ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, एक ही नस्ल के अंदर ज्यादा करीबी ताल्लुक रखने वाले अफराद के दरमियान 4 या 6 नस्लों तक इख्तिलात को क्या कहा जाता है, इन ब्रीडिंग। यानी फॉर एग्जाम्पल ये कोई जानवर है, फॉर एग्जाम्पल गाय। अब गाय के बच्चे होंगे, ठीक है, गाय के बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, इस तरह से। अब ये बच्चे जो है या तो 4 जनरेशन में हो या फिर 6 जनरेशन में हो, 4 to 6। फॉर एग्जाम्पल चौथी जनरेशन का फॉर एग्जाम्पल बैल है और छठी जनरेशन की क्या है, गाय है। अगर इनके बीच में इख्तिलात होता है तो इस इख्तिलात को आप क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। बात समझ में आ रही है। एक गाय है, एक गाय की नस्ल है, उस गाय की नस्ल के अंदर बच्चे हैं उनके, और बच्चों में हम ये कह रहे हैं कि एक जनरेशन में चौथी जनरेशन, एक जनरेशन में छठी। हो सकता है इस गाय की पहली जनरेशन भी हो, इस गाय की दूसरी जनरेशन भी हो। पहली जनरेशन में अगर गाय हो, दूसरी जनरेशन में हो सकता है बैल हो। उनके बीच में अगर इंटरेक्शन होगा, उनके जो बच्चे बनेंगे, उस अमल को क्या बोला जाएगा, इन ब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा, इन ब्रीडिंग। तो नस्लकारी का तरीका हस्ब ज़ैल होता है। क्या होता है, एक ही नस्ल के आला नर क्या किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये गाय है, ये गाय के पहले जो बच्चे हैं, उन बच्चों में फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे, एक गाय है और एक बैल है। तो बैल जो है वो आला नस्ल का है। आला नस्ल का मतलब क्या है, उसके अंदर मांस ज्यादा है, उसके बाल ज्यादा है, उसकी हाइट ज्यादा अच्छी है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आला नस्ल। तो अगर आला नर हो और क्या हो, आला मादे की क्या की जाएंगी, शनाख्त की जाएगी, और उन दोनों जोड़ों के बीच में फिर क्या करवाया जाता है, इख्तिलाफ। इसकी वजह से उनके जो बच्चे होंगे, उस बच्चों में क्या होगी, आला नस्ल होगी। आला नस्ल होगी मतलब आला कैरेक्टर होंगे, आला खुसूसियात होगी। यानी उस जनरेशन में जो भी लड़के होंगे, यानी जो भी बैल होंगे है ना, और जो भी गाय होगी, गाय दूध देने वाली ज्यादा रहेंगी और जो बैल रहेगा वो गोश्त देने वाले ज्यादा रहेंगे। इस तरह से क्या हो गया, उनके नंबर भी बढ़ गए, उनकी खुसूसियात भी बदल गई, और एज पर सुफियान भाई पैसे भी ज्यादा कमा लिए। ठीक है ना। ऐसे इख्तिलात से हासिल होने वाली औलादों को परख कर इनमें आला नर और आला मादाओं को मजीद क्या किया जाता है, इख्तिलात के लिए क्या किया जाता है, शनाख्त किया जाता है। एक मवेशी में एक आला मादा, वो या तो गाय या भैंस होती है, जो हर बार में क्या करेगी, ज्यादा दूध देती है। इसके बरक्स एक आला नर जो होगा, यानी जिसको आप बैल बोल रहे हैं, जो दूसरे नरों के मुकाबले में क्या रहेगा, आला नस्ल पैदा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री का एक जो एस्पेक्ट है वो क्या है, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल जानवरों की अफजाइश। और जानवरों की अफजाइश में हमारा मेन टारगेट क्या होता है, हमारा मेन टारगेट होता है कि या तो अगर गाय है तो वो ज्यादा दूध देने वाली हो, और अगर बैल है तो वो ज्यादा बच्चे देने वाला हो, या उसके अंदर गोश्त की मिकदार ज्यादा हो। ठीक है ना। इसी तरह से बाब 5 में अगर आपको याद होगा तो मेंडल के तजुर्बे में हमने ऐसी पढ़ा था, है ना। मेंडल की पैदा की गई कौन सी, होमोजाइगस नस्ल। खालिस क्या थी, खालिस लाइन थी। खालिस लाइन थी मतलब याद है क्या, हमने पढ़ा था कि उनके बीच में कौन सा वाला ब्रीडिंग का प्रोसेस हो रहा था, पॉलिनेशन कौन सी थी, क्रॉस या सेल, सेल। सेल पॉलिनेशन करके वो क्या बनाते थे, ट्रू ब्रीडिंग, प्योर लाइंस, है ना। तो याद करने की कोशिश कीजिए। तो मवेशी में खालिस लाइनों को पैदा करने के लिए इसी तरीके का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो मटर में इस्तेमाल होती थी। हमने इससे पहले एक सबक पढ़े मेंडल का, तो मेंडल के सबक में हमने ये पढ़ा था कि मेंडल ने जब अपने तजुर्बे किए, हम इसको पढ़ने वाले आगे, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो मेंडल ने वहां क्या किए थे, मेंडल ने वहां पर ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाए थे, यानी ऐसी जनरेशन बनाए थे जिसमें सिर्फ वही कैरेक्टर रहेगा,
वही खुसूसियत रहेंगी। जैसे टॉल है तो सिर्फ उससे जितनी जनरेशन होंगी वो सब टॉल। अगर डाफ है तो पस खज है तो सबके सब कैसे रहेंगे? पस खज। तो उसको वो क्या बोलते थे? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेशन। याद आ रहा है? तो उसी तरह की बात यहां पर भी हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि इन ब्रीडिंग्स के अंदर क्या होती है? होमोगाइगोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ाई जाती है। होमोजाइगोसिटी मतलब एक जैसे अलील। दोनों अलील या तो कैपिटल होंगे या दोनों अलील स्मॉल होंगे। कैपिटल है स्मॉल ए स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया तो हेटेरोजाइगस, यानी अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहां पर जो कैरेक्टर है वो कैसे है? प्योर, मतलब होमोजाइगस। फिर बस अगर हम किसी जानवर में खालिस लाइन पैदा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इन ब्रीडिंग जरूरी है। यानी इन ब्रीडिंग, ये जो इन ब्रीडिंग हम बोल रहे हैं तो पौधों में हम इसी इन ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत अच्छे, एक ही नस्ल से हो रही है। बहुत अच्छे मौलाना। अगर जानवरों में हम इनब्रीडिंग बोल रहे हैं तो हम पौधों में क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ पॉलिनेशन। याद आ रहा है? नाउ इनब्रीडिंग जर रसा पोशीदा जीन को जाहिर कर देती है। इनब्रीडिंग में क्या होता है? जो नुकसानदा जीन है उनको क्या कर देती है? जाहिर कर देती है। जो इंतखाब के जरिए क्या कर दिए जाते हैं? छाट दिए जाते हैं। ये आला जीनों को जमा करने और कम पसंदीदा जीनों को छाटने में क्या करती है? मदद करती है। यानी किसी को यह बात पसंद नहीं है कि उसका जो पौधा हो उसकी हाइट कम रहे। हर किसी को क्या पसंद है? ज्यादा हाइट। किसी को यह बात पसंद नहीं है कि उसके पास कैंसर हो। किसी को पसंद है क्या? नहीं। तो वो कैंसर, यानी कोई पेशेंट है कैंसर, तो कोई भी शख्स वो पागल क्यों नहीं रहता? कभी भी अपने बच्चों की शादी किसी कैंसर वाली लड़की या कैंसर वाले लड़के से नहीं कराएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इनकी जनरेशन आएंगी तो उस जनरेशन में क्या हो जाएंगी? कैंसर की बीमारी। यानी वो तो ये कोशिश करेगा कि वो कैंसर वाले जीन को भी निकाल दे, यानी वो बीमारी को निकाल दे। इसी तरह की बात हो रही है कि यहां पर क्या होता है? आमतौर पे दो चीजें होती है। या तो इनब्रीडिंग होती है जानवरों के अंदर, ताकि वो जीन, वो कैरेक्टर जो किसी काम के नहीं है उनको क्या कर दे? इरेडिकेट कर दे, उनको निकाल दे। और सिर्फ कौन से वाले कैरेक्टर, कौन सी वाली खुसूसियत जो आला है, जिनकी मार्केट में क्या है? वैल्यू है, उनको रखे। समझ में आ रहा है? तो जो बात हमने मेंडल में पढ़े थे, जो बात हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े थे, वो बात यहां पर आज अप्लाई हो रही है। समझ में आ रहा है? नाउ इसलिए ये तर्ज अमल जहां हर कदम पर इंतखाब यानी मुंतखब किया जाए, इन ब्रीड आबादी की पैदावार में क्या करता है? इजाफा करता है। नतीजे में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा तो सारे के सारे होमोजाइगस। तो इसी तरह से उसको क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग पैदावार। तो इन ब्रीडिंग पैदावार में क्या हो जाएगा? इजाफा। यानी सारे के सारे बच्चे वही रहेंगे जिनके बीच में क्या हुई है? सेम कैरेक्टर। यानी अगर एक गाय है, उस गाय के अंदर अगर आला खुसूसियत ये है कि वो 100 लीटर दूध देती है, तो उससे हर बच्चा जो पैदा होगा, हर गाय 100 लीटर दूध वाली। तो इससे मार्केट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पैदावार बढ़ जाएगी। जरूरत लोगों की ज्यादा आसानी से क्या होगी? पूरी होगी। ठीक है ना। अलबत्ता चंद हालात में इन ब्रीडिंग बिलखुसूस शुरुआती अदवार में ये जो इन ब्रीड होती है उमूमन जरखेजी यहां तक के पैदावार तक को घटा देती है। लेकिन इन ब्रीडिंग एक वक्त के बाद नुकसानदा होती है। सेल्फ पॉलिनेशन जिस तरह से होता है कि आप सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाएंगे, यानी सबके अंदर सेम खुसूसियात रहेगी। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में ये होगा कि अगर सिर्फ एक ही खुसूसियात है तो उसके अंदर कभी भी आगे चल के वेरिएशन, अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन के हिसाब से वो बदलते हुए हालात के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकेगा। नतीजे में वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यही बात वो यहां बोल रहे हैं कि अगर आपने इन ब्रीडिंग किया तो इन ब्रीडिंग करने की वजह से कुछ जनरेशन तक तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट के हिसाब से सर्वाइव कर सकती है। दूसरा इन्वायरमेंट अगर बदला तो वो उसमें सर्वाइव, उसमें जिंदा, यानी वो अपने अंदर अडेप्टेशन नहीं ला सके, माहौल के हिसाब से मुताबिकत
नहीं ला सकेंगे, नतीजे में वहां पर वो मर जाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पर इन ब्रीडिंग स्पेशली शुरुआती दौर में क्या होती है, उमूमन जरखेजी ज्यादा देर तक पैदावार को सपोर्ट नहीं करती, नतीजे में वहां पर क्या डेवलप हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है ऐसा अमल जिसके दौरान, ऐसा अमल जिसके दौरान किसी भी जानदार की जरखेजी, फर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की सलाहियत धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं हाँ गम, मतलब गम का मतलब होता है कि किसी चीज में क्या हो गई, कमी वाक़ हो गई, उसको बोला जाता है डिप्रेस्ड होना, डिप्रेशन, कमी हो जाना, कम हो जाना। तो इन ब्रीडिंग उसके अंदर क्या होगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। जब कभी ये एक मसला बन जाता है तो अफजाइशी आबादी, यानी वो आबादी जो अभी आगे बढ़ रही थी कि मुंतखब जानवरों का इसी ब्रीड के गैर मुताल्लिका आला जानवर से क्या होता है, इख्तलात। अब सवाल ये एग्जाम में पूछा गया है, पहली बात क्या मतलब होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है किसी जानदार की इन ब्रीडिंग के अमल की वजह से जरखेजी, फर्टिलाइजेशन या अमर बारावरी या बच्चे पैदा करने की सलाहियत क्या हो जाना, खत्म हो जाना, उसको क्या बोला जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। याद रहेगा डेफिनेशन। अब ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर किसी जानदार से अगर खत्म करना है तो क्या करना होगा, सिर्फ इतना करना होता है कि इस जानदार की जिसके अंदर क्या हुआ, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ, उसका इख्तिलात करवाना है, उसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है। किससे करवाना है, उस जायशी आबादी के मुंतखब जानवरों के साथ। इसी ब्रीड का क्या करेंगे, गैर मुताल्लिका आला जानवरों से क्या करवा देंगे, इख्तिलात। यानी गैर मुताल्लिका मतलब वो जनरेशन में 4, 5, 6 जनरेशन, यानी 7वीं 8वीं जनरेशन में अगर कोई है, उस जानवर के साथ आप उसका इख्तिलात करवाएंगे, नतीजे में उसके अंदर का चीज खत्म हो जाएंगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगेन उसके अंदर वो सलाहियत आ जाएगी, फिर दोबारा वो उसी तरह से दूध या गोश्त क्या कर सकती है, दे सकती है। तो इसी से उमूमन जरखेज और पैदावार क्या होती है, बहाल होती है। तो एग्जाम में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन और एग्जाम में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने का तरीका, ये दोनों पर सवाल आ चुका है और ये सवाल आने के चांसेस और ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मैंने जो भी डेफिनेशन बोला वो भी लिखना है, और जो हल बताया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे तोड़ा जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे खत्म किया जाता है, कैसे खत्म किया जाता है, तो वो नस्ल जिसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल रहा है उसका इख्तिलात करवाया जाता है दूसरी आला नस्ल के जानवर के साथ। इस तरह से उसके अंदर दोबारा जरखेजी भी आ जाएगी, इस तरह से दोबारा उसकी पैदावार भी क्या हो जाएगी, बहाल हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक, किसी को कोई डाउट है यहां पर? अंटे तो क्या बोलते हैं सर, मेंडल की समझ में पड़े थे बस साहिवाल गाय। क्या? साहिवाल गाय, हाँ ये बहुत अच्छे, सहवाल गाय का हमने पढ़े थे ना, वो इनब्रीडिंग में आती है और ब्रीडिंग में हमने वो जो हमने पढ़े थे ना, वो प्रोसेस तो हमने कैरेक्टर की बेसिस पे पढ़े थे। कोडोमिनेंस, डोमिनेंस वो अलग है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंट वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। यहां पर जो कंसेप्ट है वो अलग है, बट यहां पर बात मेंडल वाले कंसेप्ट को लेकर ही है क्या, कि अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन यानी इनब्रीडिंग एक ही जनरेशन में बार बार इख्तिलात करवाते रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना। लास्ट इसके बाद आउट क्रॉसिंग हम पढ़ेंगे। अब एक और कंसेप्ट है जिसको क्या कहा जाता है, आउट ब्रीडिंग। हमने कहा कि एक इन ब्रीडिंग और दूसरा क्या होता है, आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग हमने पढ़ा। अब आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में गैर मुताल्लिका जानवरों की नस्लकारी होती है जो एक ही नस्ल के अफराद के दरमियान लेकिन इनके अजदाद एक ना हो, या मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग, या मुख्तलिफ अनवा के दरमियान इंटर स्पेसिफिक इख्तिलात।
कौन सा होता है? इंटर स्पेसिफिक इख्तिलात। अब ये दो चीजें हैं आउट ब्रीडिंग में, यहां पर तीन अलग अलग डेफिनेशन से देखिए। एक आउट ब्रीडिंग के डेफिनेशन में क्या कंसेप्ट है कि यहां पर क्या हो रहा है, गैर मुताल्लिका जानवर, गैर मुताल्लिका जानवरों के दरमियान, गैर मुताल्लिका जानवरों का मतलब क्या हो गया? एक जनरेशन मतलब एक खानदान है, उस खानदान की एक जनरेशन, पहली जनरेशन, और उसी खानदान की जनरेशन है 10वीं जनरेशन, उनके बीच में इख्तिलात है, उनके बीच में रिलेशन है। दूसरा, एक ही नस्ल के अफराद है, उनके दरमियान है, लेकिन उनके आबा व अजदाद एक जैसे या एक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाय है, एक गाय के दो बच्चे, उन बच्चों के दो बच्चे, उन दो बच्चों के अब तीन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो खानदान है ये एक अलग खानदान हो गया और ये खानदान अलग खानदान हो गया। तो अब यहां और यहां इसके जो रिलेशन है इसका और इसका एक दूसरे से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये एक अलग खानदान माना जाएगा, ये एक अलग खानदान, इसलिए उनके दरमियान है। अब इसके अलावा मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान, दो अलग अलग नस्लें हैं, उनके दरमियान अगर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। एक और अमल क्या होता है जिसको आप क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे दो अलग अलग जानवर रहेंगे, या ये मुख्तलिफ अनवा के दरमियान, या किसके दरमियान होगा? मुख्तलिफ अनवा। मुख्तलिफ अनवा का मतलब क्या हो गया? अलग अलग स्पेशीज। क्या हो गया? अलग अलग। तो जब दो अलग स्पेशीज के बीच में होता है तो उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। क्या बोला जाता है? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। क्या बोला जाता है? यानी दो अलग अलग स्पीशीज है, दो अलग अलग स्पीशीज है, उनके बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। उसको बोला जाता है मुख्तलिफ अनवा के दरमियान इख्तलात। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जानवरों की जब तादाद को बढ़ाना होता है, जानवरों की तादाद को क्यों बढ़ाना है? जानवरों की तादाद को इसलिए बढ़ाना है ताकि हम इंसानों की जो ग़िज़ा की जरूरत है उसको क्या कर सके? पूरा कर सके। इंसानों की जो जरूरत है उसको क्या कर सके? पूरा कर सके। नहीं तो आप खुद सोचिए कि करोड़ों इंसान जमीन पे रहते हैं, सिर्फ एक दिन हमारे पास बकरी ईद पर इतने सारे जानवर कुर्बान होते हैं, तो हर दिन सेम तादाद में जानवर कुर्बान होते ही है हमारे पास, तो इतने जानवर आते कहां से? और अगर रोज इतने जानवरों को अगर यूज नहीं किया जाएगा, उनको ज़बह नहीं किया जाएगा, तो इतनी जानवर अगर एक साथ बचे रहे तो दुनिया के अंदर इंसान से ज्यादा कौन हो जाएंगे? ये सारे जानवर। लेकिन फिर भी इंसानों की जरूरत के लिए जानवर हमारे पास हमेशा कम पड़ते हैं। उनकी पैदावार में हमको क्या करना पड़ता है? इजाफा करना पड़ता है। इजाफे के लिए हम हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। समझ रहे? तो इसको घर जाने के बाद अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह कल इससे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि 5 बजे से जो लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं, आज शायद मुश्किल जाएगा, लेकिन 5 से 6 यानी असर की नमाज के बाद और उसके बाद वाला, क्योंकि हमको दोबारा जो प्रैक्टिस सेशन है हमारे, खास करके वो जिनका भी 2023 में नीट एग्जाम है, उनके लिए हमको प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे थोड़ा सा वक्त मैनेजमेंट हो नहीं रहा प्रॉपर। इंशाल्लाह जैसे ही मैनेज हो जाएगा तो फिर हम और धूम करेंगे। चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।